नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज की शुरुआत हम करेंगे कोटा से, जहां का दशहरा मेला दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र होता है। वहीं इस मेले में देश भर से जेब कतरे भी यहां पहुंचते हैं। कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला भले ही नाम के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान न बना पाया हो, लेकिन जेब तराशी के धंधे में कोटा का मेला पूरे देश में अपनी खास पहचान रखता है। बड़ी संख्या में जेब कतरे यहां पहुंचते हैं। प्रदेश में तो कोटा का दशहरा महोत्सव काफी प्रसिद्ध है। 20 दिनों तक चलने वाले इस दशहरा महोत्सव में लोगों का हुजूम उमड़ता है। लेकिन इस बार अगर आप इसमें जा रहे हैं तो जरा संभल कर, यहाँ आपको देश के नामी गिरामी जेब कतरों का भी सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में वैसे तो देशी विदेशी सैलानियों का हुजूम उमड़ता है, लेकिन इसके साथ ही कई राज्यों से जेब कतरे भी यहाँ पर आते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ जेब तराशों का एक गिरोह सक्रिय है। पुलिस मुखबिरों की माने तो कोटा शहर के दशहरे मेले में लगभग 2000 जेब कतरे पूरे देश से यहाँ पहुँचते हैं और आंखों से काजल की तरह जेब पर आसानी से अपना हाथ साफ कर जाते हैं। अगर कोई लीक होता है तो हम एक सब्जी मंडी से खबर पुलिस को कर लेते हैं और यहाँ पुलिस ले जाती है, पूछताछ करती है। कितनी संख्या में आते होंगे ये कम से कम 2000 आदमी तो दशहरे में आते ही आते हैं। ये तो निश्चित मान लो, क्योंकि मेला अपना कोटा सिटी का एक नामी गिरामी मेला है दशहरा जिसको कहते हैं, तो वो बहुत भोगता निकलता है। बाहर से एमपी महाराष्ट्र सब जगह के आदमी आते हैं उसको पहचानने वाले। राष्ट्रीय दशहरे मेले में हर बार सैकड़ों लोगों की जेब कटती है। इस मेले में जेब कतरे संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से जेब तराशी की घटना को अंजाम देते हैं और अपने साथ एक नई पीढ़ी को जेब तराशी के धंधे में ट्रेंड भी करते हैं। स्थानीय जेब कतरों पर तो पुलिस की निगाहें रहती हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले जेब कतरे पुलिस की निगाहों से दूर ही रहते हैं। पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद भी जेब तराशी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक जेब कट रखते हैं, एक और जो तरक्की पे आने का चांस करता है कि मैं भी जेब काटूं, उसको ये साथ रख लेते हैं। तो उसको बताते रहते हैं भाई तू चलते रस्ते ऐसी भीड़ में टक्कर मार देना, मैं ऐसे बना लूँगा। तो वो भी धीरे धीरे हाथ चलाने में ट्रबल हो जाता है, तो फिर वो आगे जाके जेब कट हो जाता है। तो आपस में जो लड़ाई होती होगी उसमें भी उन्हीं के साथी होंगे उनको बचाने के लिए क्या है कि अगर जैसे मान लो यहाँ पर उनके एक ब्लेड रहती है यहाँ पर मुँह में, अगर वो ज़्यादा होती है तो वो ब्लेड मारा मेरी करते हैं, तो हम बचाए बचाई करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। पुलिस लेके इनका काम करते हैं। कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। 20 दिनों तक लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ता हुआ देखा जाता है। लाखों रुपए की जेब तराशी का धंधा यहाँ पर परवान चढ़ता है। विभिन्न राज्यों से यहाँ जेब कतरे आते हैं और जेबें काटते हैं। वहीं कुछ पकड़े जाते हैं, बाकी वापस लौट जाते हैं। लेकिन ठगा सा रह जाता है वो आदमी जिसकी जेब कटती है। राष्ट्रीय दशहरा मेले में लाखों रुपयों की जेब तराशी का गोरख धंधा सतत प्रक्रिया के तहत चलता रहता है। कई राज्यों के जेब कतरे यहां पुलिस बंदोबस्त और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं। मेले में पुलिस व्यस्तता के चलते शहर के बदमाशों के हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। जेब तराशी की कला में माहिर जेब कतरे भीड़ का पूरा फायदा उठाते हैं। लाखों रुपए पल भर में आम लोगों की जेब से निकलकर जेब कतरों की जेब में पहुंच जाते हैं। विभिन्न राज्यों के जेब कतरों में कई बार आपस में भी टकराव देखा जाता है, लेकिन मेले के जानकार मानते हैं कि कोटा के जेब कतरों पर पुलिस की कड़ी निगाहें रहती हैं। इसलिए जेब तराशी का काम अंतर्राज्यीय स्तर पर चलता है। जेब तराशी की बोली लगती है और लाखों का ठेका भी उठता है। देखने में आया और पिछले दिनों पुलिस के साथ बैठ के कुछ बातचीत करने में भी आया है। यहाँ लगभग कुछ तो गिरोह यहाँ लोकल के हैं, कुछ बाहर से गिरोह आते हैं और वो लगभग यहाँ बोली लगा के और इसको पूरे मेले को ठेके पे लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जेब कतरी का धंधा तो यूं मान ले कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय करता है।
राजस्थान मेलों का, फेस्टिवल्स का, त्योहारों का देश है। यहाँ ये लगातार चलते रहेंगे। ये आपराधिक गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी, पुलिस उनको लगातार पकड़ती रहेगी। ये कहना संभव नहीं है कि सारी वारदातों को मैं या कोई दूसरा आदमी रोक लेगा। जब पुलिस का प्रेशर पड़ जाता है तो इधर फिजल आउट हो जाते हैं, नहीं तो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह की गिरोह की एक बात सामने आती है तो पुलिस कितनी सक्रिय नहीं, गिरोह लगातार जेब कतरों को पिछले 3-4 महीनों से हमने टारगेट किया हुआ है और ज्यादातर जेब कतरे यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं। फिर भी मौका देकर जेब कतरे वापस आएंगे, हम फिर उनको पकड़ेंगे। इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस चाक चौबंद बंदोबस्त करती है, लेकिन मेले में रोजाना चलने वाले जेब तराशी के इस धंधे पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन रहा है। वैसे राष्ट्रीय दशहरा मेला सिर्फ जेब कतरों के लिए ही सुनहरा मौका साबित नहीं होता। पुलिस की मेले में व्यस्तता के चलते चैन स्नैचिंग करने वालों की भी चांदी यहाँ रहती है। वर्ष 2010 में मेले के दौरान एकाएक शहर में चैन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ गई थी, जिन पर पुलिस को एक लंबे समय तक काम करना पड़ा था। दशहरा मेले में चेन स्नेचर्स को पकड़ने के लिए हम सभी जिलों से कुछ जवान बुलाते हैं और लगातार हम कार्रवाई करते हैं। छिटपुट घटना के अलावा बैग लिफ्टिंग, जेब तराशी की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। चेन स्नेचिंग की वारदात भी मेले में नहीं हुई, लेकिन चूंकि सारा जाब्ता मेले में लग जाता था, मेले के बाद कुछ एक चेन स्नेचिंग घटना होती, लेकिन सारी जो घटना है 2010 की घटना है, वो सारी जो घटना है हमने चेन स्नेचिंग। बात चाहे जो भी हो, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय दशहरे मेले के आगाज के साथ ही चोर और पुलिस के बीच दाव पेचों का खेल भी शुरू हो जाता है। बदमाश नए नए पैतरे आजमा कर पुलिस को चकमा देते हैं, तो पुलिस भी हर बार की तरह सबक लेकर घटनाओं की रोकथाम के लिए एक नई रणनीति बनाती है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार के राष्ट्रीय दशहरे मेले में किसका पलड़ा भारी रहता है। HBC न्यूज के लिए कोटा से सुरक्षा राजोरा की रिपोर्ट। वह इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद है कोटा से हमारी संवाददाता सुरक्षा। जी सुरक्षा, यहाँ कोटा में मेला लगते ही जेब कतरों जो है वो घटनाओं को अंजाम देने लग जाते हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी मनीषा, राष्ट्रीय दशहरा मेला है जो हर साल यहाँ पर जैसे ही इसकी शुरुआत होती है तो जो जेब तराशी है वो यहाँ पर घटना बढ़ने लग जाती है। जी सुरक्षा, यहाँ जो जेब कतरे उनकी बोली भी लगती है, तो किस तरह से लगती है बोली? जी सुरक्षा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है। ये थी हमारी संवाददाता सुरक्षा राजौरा, जिन्होंने बताया कि कोटा के दशहरे मेले के लगते ही जेब कतरे सक्रिय हो जाते हैं, वो अपनी घटनाओं को अंजाम देने लग जाते हैं। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं दामिनी की जिंदगी की। प्रदेश भर में दामिनी का जीवन बचाने के लिए दुआओं का दौर जारी है। रिक्शा चालक बबलू की बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो कई समाजसेवी संस्थाएं, जिला प्रशासन और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मदद के लिए सामने आई, लेकिन अब मदद के नाम पर सहायता हड़पने का खेल भी शुरू हो गया है। क्या है ये पूरा माजरा, पेश है ये रिपोर्ट। अपने सीने से चिपकाए लाडली को पालते बाप की मजबूरी सभी ने देखी।
गले में कपड़े में मासूम को बांधकर रिक्शा चलाते भरतपुर में बबलू को सभी ने देखा, लेकिन जब मासूम की हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गरीब पिता की मदद के लिए प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं और कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी सामने आई। प्रदेश भर में मासूम दामिनी के लिए दुआओं के हाथ उठ रहे हैं, लेकिन अब मदद के नाम पर कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। बबलू की माने तो उसे अपना घर संस्था के लोग धमका रहे हैं। घर से आए थे 2 व्यक्ति जैन मारुति लेके, तो यहाँ पे आके मुझसे बोले कि अपनी लड़की को हमारे लिए दे दो, तुम तो पलेगी नहीं। अब एक सवाल में मेरे थोड़ा बच्ची की माई थे, मेरे वो नहीं है थोड़ा संतुलन, तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाया। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये पैदा हुई थी इसकी माँ मर गई थी, अब वही पालने आए थे इसको। जब मैंने 1 महीने की इसको कर सकता हूँ तो इसको बड़ी नहीं कर सकता मैं। आप क्या चाहते हैं? मैं किसी को देना नहीं चाहता, ना अपना घर को ना पराए घर को। किसी तरह का दबाव आप पर बनाया गया? दबाव ये बनाया कि कलेक्टर साहब आएंगे और तुम शराब पीते हो और नशेबाजी करते, तुम लड़की को इसके बारे में उठपड़ा बोलने लगे। तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया, तो मैं वो कह रहे 3 बजे आएंगे हम दोपहर को और कलेक्टर साहब आएंगे और आपसे हम लड़की को ले जाएंगे। लोन में ट्राई किया था और वैसे इक्विपमेंट नहीं थे जो कि इलाज उसका हो सके, इसलिए उसको 14 में भर्ती करवाया गया है। सरकार पूरा ख्याल रखेगी उसका, और वही निर्देश हमारे यहाँ से चले गए हैं कलेक्टर के पास में। एडीएम ने कोऑर्डिनेट भी कर लिया है, और यहाँ मैंने कहा आपको जेके लोन वालों ने कहा कि हमारे यहाँ संभव नहीं हुआ इलाज, इसलिए 14 में भर्ती करवाया। आप कुछ विशेष देना चाहेंगे बच्ची के लिए? पहले देखें उसका इलाज तो होने दो, उसके बाद में देखते हैं और क्या मदद कर सकते हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और सर उसकी माँ नहीं है, सिर्फ पिता है, उसके पिता के लिए भी कभी आप पुनर्वास का कुछ सोच सकते हैं? रिक्शा चालक की है मान लीजिए, तो उसका विशेष ख्याल रखेंगे। उसको कुछ एक्सग्रेस या कुछ ऐसे मदद करनी होगी तो वो भी हम करवाएंगे, क्योंकि ये केस ऐसा है जो बहुत संवेदनशील है। पहले बच्ची की जान बचे, वो ठीक होकर जाए, उसके लिए हमारी दुआएं भी है और हमारा पूरा सहयोग भी है। जब दामिनी की तबीयत बिगड़ने की खबर मीडिया में आई तो एक निजी हॉस्पिटल ने उसके इलाज का पूरा जिम्मा उठाया। तो कलेक्टर जेपी शुक्ला ने सरकारी खर्च पर उसे इलाज के लिए जयपुर के निजी हॉस्पिटल में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भेजा। सबसे बात करी, उनके मुताबिक बच्ची थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है। हालांकि वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं देखभाल की और कर भी रहे हैं, लेकिन उनका अभी भी मानना है कि क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए यदि इनको जयपुर रेफर किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा उपचार मिलेगा। इस संबंध में मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ साहब से बात की, सी साहब से बात की और इनको जल्दी जयपुर रेफर करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे बच्चे की पूरी देखभाल। कंडीशन सीरियस हो गई है, बच्चा साइनस हो गया, नीला पड़ गया और बहुत ही इरिटेबल था बच्चा। तो इमीडिएटली मैंने ब्लड एग्जामिनेशन, एक्सरे वगैरह करवाया। तो ब्लड एग्जामिनेशन में मुझे तुरंत पता चली कि इसको सेप्टिसीमिया है, ब्लड में इन्फेक्शन है। उसके हिसाब से इसका टीका, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए और जनरल केयर इम्प्रूव कर दी, इसको क्रिटिकल केयर पर डाला। सोशल साइट पर मदद की गुहार के बाद दामिनी के लिए राष्ट्रीय स्तर से भी मदद मिल रही है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में लालच आ गया है और अब आरोपों के घेरों में है अपना घर संस्था, जिस पर बबलू को धमकाने का आरोप लगा है। अब इस एनजीओ के अध्यक्ष वीरपाल अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस तरह कोई बात नहीं हुई। हम जो यहाँ आए थे, कलेक्टर साहब ने हमें भेजा था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के निर्देश पे ही हम यहाँ आए थे और हमने उसको ये कहा था कि भाई आप जितने दिन चाहें उस बच्ची को, और वो भी ये जब वो ठीक हो जाए, जब उसको डॉक्टर अलाउ करे, अपना घर में रख सकते हैं। अपना घर में हमने उनको ये भी कहा था कि आपको रिक्शा चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ सेवाएं भी दे सकते हैं और उसके लिए आपको जो भी होगा पे किया जाएगा। और इस तरह की बात कोई नहीं कही गई, ये गलत बात है। उसका कहना यह है कि जब मेरी बच्ची अपना घर में, जहाँ तक देखा जाता है कि अनाथ जो लोग होते हैं उनको ही ज़्यादातर ले जाया जाता है, तो उसका कहना यही था कि मेरी बच्ची जब अनाथ नहीं है और जब वो उसको पालन पोषण करने